तो देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देश प्रदेश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों के अहम खबरें क्या रहने वाली है। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे भोपाल से। चलिए, अनिरुद्ध हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, आज कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है जिसमें कौन से ऐसे फैसले हैं जिन पर मुहर लग सकती है? देखिए, आज डॉक्टर मोहन यादव सरकार की कैबिनेट की बैठक है, लेकिन उसके पहले हम आपको एक खबर और दे दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में अपने 7 मंत्रियों को अलग अलग प्रभार भी दिए हैं। और देखा जाए तो इन 7 मंत्रियों को जो प्रभार दिए गए वो सारे मंत्रालय थे, अभी तक उसको मुख्यमंत्री ही देख रहे थे। और जिनमें महत्वपूर्ण है सबसे नरेंद्र शिवाजी पटेल, जो डॉक्टर मोहन की सरकार में मंत्री हैं, उनको गृह और जेल विभाग का प्रभार दिया गया है। इसके अलावा दिलीप अहिरवार को खनिज विभाग, औद्योगिक विभाग और निवेश का प्रभार दिया गया। इसके अलावा देखा जाए तो कृष्णा गौर, जो कि डॉक्टर यादव की सरकार में मंत्री हैं, उन्हें सामान्य प्रशासन का प्रभार दिया गया। इसके अलावा धर्मेंद्र लोधी, उनको नर्मदा घाटी प्राधिकरण, नर्मदा घाटी विकास का प्रभार दिया गया। यानी डॉक्टर यादव ने अपने मंत्रियों को अलग अलग प्रभार देके अपने ऊपर से थोड़ा काम का बोझ कम किया है। और विधानसभा सत्र के पहले उनका ये मूवमेंट बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जहां तक आज की बात करें तो आज सबसे पहले, अब से कुछ देर बाद, लगभग 1 घंटे बाद, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री खुद और उनके सारे मंत्री भोपाल में राजभवन पहुंचेंगे और वे राज्यपाल मंगू भाई पटेल से सौजन्य भेंट करेंगे और वहां में कई मसलों पर राज्यपाल से चर्चा करेंगे। और देखा जाए तो इसके बाद ही डॉक्टर मोहन यादव और उनके मंत्री कैबिनेट की बैठक में शामिल होने मंत्रालय रवाना होंगे। और मंत्रालय में ये बैठक लगी गई है, आज कैबिनेट की अहम बैठक है। इसमें कई प्रस्ताव आएंगे, जिनमें कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता देना है उसका प्रस्ताव है। इसके अलावा युवाओं को रोजगार देने का प्रस्ताव आएगा। इसके अलावा आगामी 7 फरवरी से 19 फरवरी तक मध्य प्रदेश का बजट सत्र आयोजित किया जाना है विधानसभा में। तो इसको लेके भी आज कैबिनेट की बैठक में फॉर्मल चर्चा हो सकती है। तो आज जो डॉक्टर यादव की कैबिनेट की बैठक है वो महत्वपूर्ण बैठक है और राज्यपाल मंगू भाई पटेल से पूरी कैबिनेट के लोग और मंत्री मिलेंगे और इसके बाद ही कैबिनेट के बैठक की ओर रवाना होंगे। बिल्कुल, इसके साथ ही बजट की आपने बात की है तो रेल मंत्रालय की ओर से भी 2 रैक मांगे गए हैं वंदे भारत के लिए। दिल्ली में संसद का बजट सत्र शुरू होगा, उसके लिए ये प्रस्ताव भेजा गया है। लेकिन मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र है वो 7 फरवरी से 19 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा और इसको लेके आज कैबिनेट में चर्चा होगी। और जहां तक बात करें हम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, तो वो कैबिनेट की बैठक के बाद अपने गृह जिले उज्जैन रवाना होंगे। उज्जैन में पुलिस ग्राउंड में उनका एक कार्यक्रम है और उसके अलावा कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और उज्जैन के बाद डॉक्टर मोहन यादव आज मध्य प्रदेश की बिजनेस सिटी इंदौर में भी जाएंगे। और कुल मिलाकर देखा जाए तो मुख्यमंत्री का आज का शेड्यूल काफ़ी व्यस्त है और वह उज्जैन और इंदौर में कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें जमीन घोटाले की, तो ईडी ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। और ईडी की कार्रवाई 2023 में भी हुई थी इसी मामले में। धार से जुड़ा हुआ मामला है। धार महाराज की ज़मीन थी जिसका कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था और इस मामले में ईडी ने लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति कुर्क की। 58 संपत्तियाँ ये बताई जा रही हैं, लेकिन आज की तारीख में इस ज़मीन का मूल्य कुल 151 करोड़ रुपये है। और 2023 में भी ईडी ने वहाँ 4 जगह धार में छापेमारी कार्रवाई की थी। 32 लोगों पर यह मामला दर्ज हुआ था। और इस पूरे जमीन घोटाले के मास्टरमाइंड है सुधीर रत्नाकर और पीटर दास। ये पूरा मामला काफ़ी सुर्खियों में भी रहता और इसमें ताज़ा कार्रवाई जो ईडी ने की है उसमें 151 करोड़, जिसका आज जमीन का मूल्य, ईडी ने ये संपत्तियां 58 संपत्तियां धार में जब्त कर ली हैं। बिल्कुल, बड़ी कार्रवाई ईडी की ओर से की गई है जिसमें सफलता ईडी को मिली है। हमारे साथ में रायपुर से शशिकांत भी लाइव जुड़ चुके हैं। शशिकांत, अगर बात करें तो आज कैसी सियासी उठापटक छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी? इसके साथ ही नक्सली हमला भी हुआ है, उसको लेकर के क्या अपडेट सामने आ रहा है? बिल्कुल, हम बात करते हैं
नक्सली हमले की। कल सुबह तेज शाम जो है बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में जो है नक्सली हमला हुआ। नक्सलियों ने जो है जो कैंप है उस पर जो है हमला कर दिया, जिसमें कम से कम 12 जवान जो है घायल हो गए और 3 जवान शहीद हो गए। जो जवान घायल हो गए थे उन्हें जो है हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया। रायपुर में उनका इलाज जारी है। अभी उनका पहले से काफी बेहतर है उनका स्वास्थ्य। और कल जो है जैसे ही घटना की जानकारी मुख्यमंत्री समेत उप मुख्यमंत्री को मिली, तुरंत जो है अस्पताल में जो घायल जवान है उनसे मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री है दोनों जो है रवाना हुए। और जो वहां पहुंचकर जो जवान है उनका हाल चल जाना, वही आज जो जवान शहीद हुए हैं उन जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच रहे हैं, वहां श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा बात की जाए तो आज बड़ी खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट की बड़ी बैठक आज होनी है। यह बैठक शाम 5 बजे जो है मंत्रालय में होनी है। बैठक में कई विषयों को लेकर चर्चा की जा सकती है। मोदी की गारंटी को लेकर चर्चा की जा सकती है। हम देख रहे हैं कि लगातार जब से जो है बीजेपी की सरकार बनी है, साय कैबिनेट की बैठक होती है। बैठक में जो वादे घोषणा पत्र में किए थे उन वादों को पूरा करने का जो है फैसला लिया जाता है। एक बार फिर से आज कैबिनेट की बैठक होगी। लोकहित में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो है 5 फरवरी से जो है बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही। तो बजट सत्र को लेकर भी चर्चा की जाएगी कि बजट में क्या किन सब्जेक्ट को रखा जाएगा, क्या क्या बजट में रखा जाएगा। इसके अलावा विपक्ष के सवालों को कैसा जवाब दिया जाएगा, इन विषयों पर भी चर्चा आज की जा सकती है। वही किसानों के लिए भी बड़ी खबर है। कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा था कि धान खरीदी की डेट जो है बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अब तक जो है कई ऐसे किसान हैं जो धान नहीं बेच पाए हैं, क्योंकि बीच में जो है मौसम की खराबी के चलते जो है धान जो है नहीं बिक पाए थे या किसान धान नहीं बेच पाए थे। तो ऐसे में लगातार मांग उठ रही थी किसानों के द्वारा कि जो धान खरीदी की मियाद है उन्हें बढ़ाई जाए। तो ऐसे में जो है 4 फरवरी तक जो है धान खरीदी की जो मियाद है उन्हें बढ़ाई गई है। शनिवार और रविवार को भी धान खरीदी की जाएगी। बता दें कि 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा था, लेकिन उससे ज्यादा की धान खरीदी अब तक हो चुकी है। इसके बावजूद भी जो है राज्य सरकार ने किसानों को हित को ध्यान में रखते हुए जो धान खरीदी की मियाद है उन्हें बढ़ाई गई है। 4 फरवरी तक क्या मियाद रखी गई है। तो निश्चित तौर से किसानों के लिए एक बड़ा फैसला है। वही बात की जाए लोकसभा चुनाव को लेकर, तो लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही जो दल है वो पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। कल ही हमने देखा था कि बीजेपी ने 2 अलग अलग जगहों पर जो केंद्रीय चुनाव जो कार्यालय है, केंद्रीय कार्यालय, उसकी शुरुआत की गई है। आज भी जो है केंद्रीय कार्यालय जो बाकी जगह है और जो बाकी लोकसभा सीटों में है वहां भी शुरुआत करने जा रही है। तो लगातार जो है बीजेपी सक्रिय मोड में नजर आ रही है। वही कांग्रेस भी न्याय यात्रा की तैयारी में जुट गई है। अलग अलग समिति बनाई गई है। करीब 11 समिति बनाई गई है। 11 समितियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। किसी को मीडिया विभाग की जिम्मेदारी बिल्कुल शशिकांत, 4 फरवरी तक धान खरीदी की तारीख भी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही एक साथ 3 केंद्रीय कार्यालय भी बीजेपी की ओर से खोले गए हैं। हमारे साथ में मुंबई से राहुल पुजारी भी लाइव जुड़े हुए हैं। राहुल, बात करें तो मराठा आरक्षण को लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही थी। मराठा तो मान गए, लेकिन ओबीसी नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ हो गए हैं। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था, 40 विधायक होते, जबकि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी थी। 105 एमएलए को लेके अपने मुख्यमंत्री नहीं बनाई, और इसीलिए मराठा आरक्षण के लिए तुर्क का पत्ता बना के रखा था बीजेपी ने। एकनाथ शिंदे को मराठा आरक्षण को साधेंगे, और उन्होंने मराठा आरक्षण को साधा भी, क्योंकि मराठा का एक बहुत बड़ा चेहरा एकनाथ शिंदे आते हैं। और उन्होंने मराठा आरक्षण को जिस तरह साधा अध्यादेश लाके और अधिसूचना लागू करी, मराठा तो संभल गए, लेकिन ओबीसी यहाँ पे नाराज हो गए। जहां तक छगन भुजबल की बात करें, जो बहुत बड़े नेता और मंत्री हैं, वो अपनी सत्ता पक्ष की पार्टी की मंत्री अजित पवार के पार्टी एनसीपी से आते हैं। उन्होंने कल आंदोलन करने का ऐलान कर दिया, कह रहा ओबीसी से ही मराठा आरक्षण दिया जाएगा। और पूरी तरह से बीजेपी समझाने में बीजेपी के गले की हड्डी बन चुकी है मराठा और ओबीसी आरक्षण दोनों। और वैसे भी बता दूं, जिस तरह से एकनाथ शिंदे को मराठा आरक्षण के लिए ही मुख्यमंत्री बनाया गया था, जो 2018 में मराठा आरक्षण बड़ा तीव्र हो गया था, और
जगह जगह दंगे हो चुके थे, इसीलिए उनको मुख्यमंत्री मराठा आरक्षण तो समझ गया, लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर अब कल से धरना प्रदर्शन शुरू होने वाले हैं और सत्ता पक्ष के लोग ही क्या नाम है धरना प्रदर्शन करेंगे। जो बहुत बड़े नेता है छगन भुजबल, वो इसको लेके विरोध में आ गए हैं। उन्होंने बोला है मैं चाहे एमएलए चला जाए, चाहे मेरी मंत्री पद चला जाए, जो त्याग पत्र है, मैं ओबीसी की आरक्षण का वैसे भी वो पहले से फेवर करते आए हैं, पहले भी उसी प्रेरणा छोड़ के सवाल की गुट में आए थे और इसको लेके बहुत बड़ा हंगामा हो गया और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सरदर्द हो चुका है कि मराठा आरक्षण को साधे कि ओबीसी आरक्षण को साधे। ओबीसी वालों को कंफ्यूजन है कि मराठा आरक्षण ओबीसी आरक्षण में दे दिया जाएगा वैसे भी। और दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है, जब झारखंड और एमपी से ईडी आ चुकी है, तो महाराष्ट्र में भी ईडी प्रवेश कर चुकी है। 2 दिन से ईडी ने उद्धव ठाकरे के 2 एमएलए और संजय राउत के भाई संदीप राउत को ईडी ने कल 8 से 10 घंटे बैठा के पूछताछ शुरू कर दी है। और देखा जा रहा है ईडी जिस तरह से विपक्ष आरोप लगाता है जब भी लोकसभा चुनाव आती है तो ईडी और सीबीआई की प्रवेश हो जाया करती है, तो ईडी और सीबीआई पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। विपक्ष का मानना है कि अब हमारे लिए तो ये आम दिन की काम हो जाएगा ईडी ऑफिस जाने के लिए, आए दिन बुलावा होता रहेगा। जब तक इलेक्शन चलेंगे तो ईडी के ऑफिस में दफ्तर में नौकरी करनी ही पड़ेगी। ये संजय राउत का बयान है। और बात करें बॉलीवुड की ना, तो बॉलीवुड में 200 करोड़ के क्लब में फाइटर पहुंच चुकी है। फाइट करते करते पूरी ओवरसीज के कलेक्शन मान ले तो 200 करोड़ का आज तक हो चुका है। और हनुमान जो 12 तारीख को रिलीज हुई थी, वो कम बजट की पिक्चर जो 40 करोड़ से बनी थी, वो 250 करोड़ के क्लब में पहुंच चुकी है। जी वैष्णवी, बिल्कुल, लगातार देखिए आरक्षण को लेकर मुंबई में सियासत जारी है और इसके साथ ही ईडी की कार्रवाई भी अब मुंबई में भी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ में भोपाल से अनिरुद्ध भी जुड़े हुए हैं। आज बात की जाए मध्य प्रदेश के मौसम की, तो मौसम का मिजाज क्या कह रहा है? इनके तापमान में पिछले 2 दिनों से थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। और जहां तक बात करें ठंडे मौसम की, तो सबसे ज़्यादा जो ठंड का कहर है वो ग्वालियर चंबल संभाग, बुंदेलखंड और महाकौशल के कुछ इलाकों में। इसके अलावा बात करें मालवा निमाड़ की, तो मालवा निमाड़ में सामान्य ठंड पड़ रही है, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग और खासकर बुंदेलखंड में ठंड बढ़ी हुई है। और उत्तर भारत से जो हवाएं आ रही हैं उसके कारण ही ठंड बढ़ी है। और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के इलाके हैं वहाँ पर भी ठंड बढ़ी हुई है और ओस गिरने का क्रम लगातार जारी है। हालांकि कहीं मौसम विभाग के मुताबिक भी कहीं से बारिश की खबर नहीं है। हालांकि ये ओस गिरना आने वाली जो फसल है उसके लिए काफ़ी अच्छा लाभदायक साबित होगा। लेकिन दिन के तापमान में जरूर मध्य प्रदेश के कई शहरों में तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, जिससे ठंड का असर दिन में थोड़ा सा कम हुआ है। बिल्कुल, मौसमी मिजाज भी यहाँ पर ठंडा बता रहा है। इसके साथ ही बात करें अनिरुद्ध लोकसभा चुनाव की, तो गांव चलो अभियान भी बीजेपी की ओर से चलाया जाएगा, जो कि 9 फरवरी से शुरू होगा। इस गांव चलो अभियान की क्या तैयारी बीजेपी की ओर से की जा रही है और इसके तहत क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश यूनिट ने गांव चलो अभियान के लिए पिछले कई दिनों से तैयारियां चालू कर दी हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद निर्देश दिए हैं कि सभी विधायक और मंत्री एक रात गांव में ही रुकेंगे। यानी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश यूनिट का फोकस रहेगा वो गाँव की तरफ रहेगा। हालांकि देखा जाए तो लोकसभा की जो सीटें हैं 29 में से 28 सीटें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है मध्य प्रदेश में। लोकसभा में मध्य प्रदेश की जनता हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, सांसदों को चुनना पसंद करती है, लेकिन इस बार भी पार्टी पूरी तरह सतर्कता से चल रही है। उसको कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए वो गांव चलो अभियान, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में 65,000 से ज्यादा बूथों पर एक मेगा ड्राइव चलाया था, उसी तरह का लगभग ये अभियान गांव चलो अभियान है, जिसकी शुरुआत 9 फरवरी से होगी। और इसमें पर फोकस किया जा रहा है और इसी को लेकर ये गांव चलो अभियान बीजेपी का काफी महत्वपूर्ण अभियान है। हमारे साथ में मुंबई से राहुल भी जुड़े हुए हैं। राहुल, मुंबई में मौसम का मिजाज क्या कह रहा है? मौसम कैसा रहने वाला है? मैं बता दूं, मुंबई का मौसम अजीब और गरीब तरह से हो गया है। इतना वेरिएशन में कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में कहीं इतनी वेरिएशन नहीं होते। तो वो शाम के अगर टेम्परेचर की बात करें ना, तो दोपहर में 32 से 34 डिग्री टेम्परेचर रहता है और शाम की बात करें तो 16 से 18 डिग्री टेम्परेचर रहता है। इस वजह से पूरे मुंबई का जो है काफी परेशान है और खासकर छोटे बच्चों को सांस की बीमारी की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वहाँ कल भी और आज भी काफी छोटे बच्चे वेंटिलेटर पर हुए थे और एडमिट थे अस्पताल में। और इसको लेके काफी मुंबई का बहुत चिंतित है, क्योंकि जिस तरह से वेरिएशन हो रहा है
8, 10 और 15 टेम्परेचर का वेरिएशन शायद हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। और ये मुंबई में पाया जा रहा है, जिसमें दोपहर में 32 से 34 टेम्परेचर चला जाता है और शाम और सुबह 16 और 17 के टेम्परेचर के बीच में रहता है। तो मौसम बुरी तरह से तंग किया गया। ठंड तो नहीं आई है, लेकिन टेम्परेचर ऊपर नीचे होने की वजह से सांसों की प्रॉब्लम बुजुर्गों और बच्चों को काफी हो रही है। वैसे भी बिल्कुल ज्यादा ठंड तो नहीं देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।